गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बात सही कह रहे हैं ना? हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में पढ़ रहे हैं पाठ 2, नए राजा और उनके राज। कितना अच्छा नाम है हमारे पाठ का, नए राजा और उनके राज। पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो उसमें सभी पाठों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई थी आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना दूसरा पाठ, नए राजा और उनके राज्य। हम लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास कक्षा 6 में हम लोगों ने पढ़ लिया, लगभग 600 ईस्वी तक। और अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। 7वीं शताब्दी यानी 700 ईस्वी से शुरू होता है यह लगभग। तो चलिए देखते हैं 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले बहुत से राजवंशों को दिखाया गया है। हम लोग देख रहे हैं कौन कौन है। चाहमान वंश है, प्रतिहार वंश है, परमार वंश है। ये मेन राज्य हैं, वंश हैं। और नेपाल यहाँ दिया हुआ है, कन्नौज है, मंसूर के अरब है, अनर्टका है, राष्ट्रकूट है, मालखेट है, कलिंग उड़ीसा। देखिए उस समय कलिंग उड़ीसा की राजधानी थी। उत्कल है, पूर्वी चालुक्य जिसको वेंगी के चालुक्य कहते हैं, कामरूप, नेपाल, असम, सब पाल, पहाड़पुर, ये सारी जगहों के नाम दिए गए हैं। ये तिब्बत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मेन जो पढ़ना है हम लोगों को, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान। मेन इन्हीं को पढ़ना है। तो हम लोग इन्हीं को अपना टारगेट मान करके अध्ययन करना शुरू करते हैं। देखिए नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी, आम तौर पर जो लोग, हम पहले ही बता चुके थे कि बहुत सारे लोगों ने जमीन पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था, सामंत बन गए, भूमिधारक बन गए। और वही लोग राजाओं की सहायता करते थे। और अगर राजा कमजोर हो जाता था तो उसकी सारी शक्ति को वो अपने हाथ में ले लेते थे। तो ऐसे कौन कौन से राजा थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप, अब उपमहाद्वीप का मतलब भारत, नेपाल, तिब्बत, जो अभी मानचित्र में हम लोग देखे थे, उन सब की बात हो रही है। उपमहाद्वीप में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महातहत या सामंत के रूप में मान्यता दे देते थे, क्योंकि वो शक्तिशाली थे और राजा की सहायता करते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएंगे, उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे, और जब जब राजा को सैनिक की जरूरत पड़ेगी उनको सैनिक सहायता देंगे।
अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, अब महामंडलेश्वर का देखिए मतलब है मंडल का महान स्वामी अपने आप को घोषित कर लेते थे। जैसे ये समय टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी हैं, ये लोग भारत के महान सामंत हैं, इनके पास अपार संपत्ति है, तो ये राजा को यानी भारत सरकार को कर भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर चंदा भी देते हैं। और फिर जब इनको जरूरत पड़ती है पैसा कमाने की तो सरकार इनके हिसाब से कानून बना देता है और हम लोगों के जेब से इनकमिंग के लिए भी पैसा कटता है। तो ये चीजें समझिए आप। देखिए इस तरह का एक उदाहरण, जो सामंत होते थे वो राजा कैसे बन जाते थे, उसका एक उदाहरण यहाँ हम बता रहे हैं आपको। दक्कन में अभी जो मानचित्र दिखाए थे वहां हम बताए थे आप लोगों को, दक्कन में महाराष्ट्र का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं, जो राष्ट्रकूट थे, वे शुरू में कर्नाटक के चालुक्य, देखिए चालुक्य वंश ने कई जगह पे शासन किया था, तो उसमें कर्नाटक के जो चालुक्य थे वो उन्हीं के अधीन सामंत थे। बात समझिए, जो राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए वो शुरू में कर्नाटक के चालुक्य वंश के जो राजा थे उनके अंतर्गत सामंत थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट राजा जो बहुत शक्तिशाली हो गया था, सामंत था, दंती दुर्ग उसका नाम था, दंती दांत वाला दंती दुर्ग, अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हरा दिया। और हिरण्यगर्भ एक यज्ञ होता है सॉरी शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ। देखिए हिरण्यगर्भ कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सोने का गर्भ। यज्ञ किया कौन? जो राष्ट्रकूट राजा था दंती दुर्ग, उसने अपने राजा को हरा दिया और एक हिरण्यगर्भ यानी सोने का गर्भ नाम का यज्ञ किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया जाता था, यह यज्ञ कब किया जाता था? अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है और अपने आप को क्षत्रिय घोषित करना चाहता है तो यह वाला यज्ञ अगर वो कर देगा, हिरण्यगर्भ यज्ञ, तो वो क्षत्रिय माना जाता था। बार नियम। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, यानी अपनी शारीरिक क्षमता और शक्ति के बल पे उसको प्राप्त किया। मिसाल यानी उदाहरण के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कदंब वाले जो है कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार और अनेक राज्यों ने सफलतापूर्वक शासन किया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं नए राज्यों में प्रशासन। जो नए नए छोटे छोटे राज्य बने, जो सामंत थे, जब वो राजा बने तो वहाँ प्रशासन कैसे चलता था। देखिए इन नए राजाओं ने
कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन तीनों भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। मतलब अपने आप का नाम बदल बदल करके ये रख लिया। इस तरह जैसे आजकल भाई, दादा, डॉन रख लेते हैं ना, उसी तरह उस समय महाराजाधिराज त्रिभुवन चक्रवर्ती उपाधि धारण कर लिए। इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी आप हमको सहायता करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सभी राज्यों में उत्पादकों यानी उत्पादन करने वाले, अब उत्पादन कौन करता है? किसान करते हैं। सॉरी, नीचे आ। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए यानी कर के रूप में देने के लिए बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। जैसे हम इस समय हम लोग जीएसटी टैक्स देते हैं, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब देखिए, अगर व्यापारी से राजस्व नहीं लिया जाएगा यानी कर नहीं लिया जाएगा, उनको सुरक्षा करने के लिए जो सेना रखी जाती थी उसका खर्च कौन देता? राजा अपने घर से देगा। समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 400 कर। बाप रे बाप, इतना टैक्स लगता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंशों के अभिलेखों में, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि 7वीं 8वीं शताब्दी में कौन सा ऐसा वंश था जो 400 प्रकार के कर लगाया था, तो उसमें तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश का नाम आप लोग याद रखिएगा। चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर वेट्टी है। देखिए, दक्षिण भारतीय शब्द है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब देखिए, अगर आप बढ़ई हैं, 10 दिन काम किए तो 2 दिन राजा के घर काम करना पड़ेगा आपको। रुपया पैसा दे करके टैक्स आप नहीं भरेंगे, जो काम आप करते रहेंगे वही काम करना पड़ेगा राजा के घर। ऐसे कर को वेट्टी कर कहते थे। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे मेन जो कर थे, वेंगी और कदमाई। अब देखिए, कदमाई का अर्थ होता है भू राजस्व कर। मकार पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। समझिए, ऐसे ही कुल मिलाकर के 400 कर चोल वंश के अभिलेखों में मिले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। संसाधन राजा की वित्तीय व्यवस्था का आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल
जाता था। ये जो टैक्स लेते थे लोग, राजा लोग, उनका उपयोग इन इन जगहों पे करते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। जो व्यापारी होते थे एक देश से दूसरे देश में जाके व्यापार करते थे, तो रास्ते में उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए भी राजा युद्ध करता था, और युद्ध करने के लिए उसको सैनिक चाहिए, और सैनिकों को देने के लिए पैसा चाहिए। इसी पैसे के लिए सरकार जनता पे टैक्स लगाती है आज भी, और उस समय राजा जो है अपनी प्रजा टैक्स लगाते थे। बात समझ में आ रही है ना? अगर नहीं आएगी तो हमसे पूछिएगा, हम फिर से बताएंगे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। हम लोग प्रशस्ति के बारे में पढ़े थे। प्रशस्तियां एक अभिलेख होते हैं जिनके माध्यम से अपने अपने राजाओं की प्रशंसा की जाती है। भूमि अनुदान, भूमि जो दान में दिया जाता है। प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। देखिए, जो राजा है अपनी प्रशंसा करने के लिए प्रशस्तियों का स्थापना करवाते थे, लिखवाते थे, तो उसमें बहुत सी बातें बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही जाती थी। एक गाना आए थे ना, बहुत सारे ऐसे आजकल गाने हैं, तो जो प्रशस्ति होता था एक प्रकार से वो राजा के विषय में गाया ही जाता था, उसकी प्रशंसा ही की जाती थी। जैसे तुहार मुँह चंद्रमा के तरे बा। अब बतावा, चंद्रमा के तरह तुहार मुँह हुई, लेकिन बढ़ाए चढ़ाए के कहा जाता। उसी तरह राजा भी अपनी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के करवाते थे, और जो विद्वान जितनी बढ़ा चढ़ा करके बातें कहता था उसे राजा उतना ही पुरस्कार देता था। अब देखिए, एक राजा है प्रतिहार वंश का, जिसका नाम है नागभट्ट। अभी हम लोगों ने मानचित्र में देखा था प्रतिहार वंश को। कन्नौज पर इन्होंने शासन किया था। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से जोड़ते हुए चलेंगे तो चीजें समझ में आती रहेंगी। नहीं, इनकी क्या उपलब्धि थी भैया, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। भाई, काम करेंगे मोदी जी की तरह तो मूर्ति बनवाएंगे ही। आपने पिछले साल गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, जिसको हरिशेर ने लिखा था चंपू शैली में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। याद आया? संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अब देखिए किस प्रकार वर्णन किया गया है कि नहीं, ये बात नहीं है, बस वर्णन किया गया है। आंध्र, संधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है जिसको विदर्भ कहा जाता है। कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, कलिंग जो है कहाँ का एक हिस्सा है? उड़ीसा का। के राजा उसके आगे तभी धराशायी हो गए जब वो कुमार थे। यानी कहने का मतलब जो नागभट्ट है ये युवराज था, छोटा सा लड़का था,
तभी सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उसके आगे नतमस्तक हो गए। बतावा, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को भी जीत लिया। हम शुरू में ही बताए थे कि कन्नौज में भी नागभट्ट ने शासन किया था। उन्होंने वंग, अब देखिए वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात अर्थात वनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं को पराजित किया। यानी जो नागभट्ट था वो उत्तर भारत के राजाओं को और दक्षिण भारत के राजाओं को, दोनों लोगों को परास्त किया था। ये गब्बर था का हो। देखिए जो राजा लोग थे वो ब्राह्मणों का बड़ा इज्जत करते थे। ब्राह्मण बुद्धिमान थी उनकी, तो सोचते भीड़ तो पाएंगे नहीं, ऐसा है कि राजा को प्रशंसा करो, चमचागिरी करो तो वो लोग खुश रहेंगे। और राजा भी क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे, यानी खुश होकर के दान दे देते थे। और जो दान देते थे वे ताम्रपत्र यानी ताड़े का पत्ता की तरह एक बना करके, तांबे का जो होता था, क्या कहते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है, ताम्र यानी तांबे का एक पत्ते की तरह, ताड़ के पत्ते की तरह बना करके लिख करके उनको दे दिया जाता था कि ये जमीन आपकी हो गई।